आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, मार्केट का एक क्विक चेक भी लेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बन रहा है बाजार पर। तो दिन भर का एक क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे। एक बार मार्केट की बात करें तो आज हमने देखा कि लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद ब्रेक लगा और 18,300 के नीचे हमने क्लोजिंग देखी और बैंक निफ्टी में HDFC और HDFC बैंक ने दबाव बनाया और वो भी लाल निशान में ही बंद हुआ। आगे हम समझेंगे कि दिन भर का एक्शन कैसा था, लेकिन चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं और दिन के दौरान जो अहम खबरें आई हैं वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है, अप्रैल में लगातार तीसरे महीने नए डीमैट अकाउंट में कमी देखने को मिली। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, डीमैट अकाउंट के नए एडिशंस जो है लगातार तीसरे महीने में जो है गिरावट देखने मिली है और जो गिरावट आई है सबसे भारी गिरावट पिछले 9 महीने में देखने मिली है। लगभग आप कह सकते हैं 16 लाख नए डीमैट अकाउंट्स एडिशन हुए हैं, लेकिन अगर FY23 की एवरेज मंथली डीमैट अकाउंट देखें एडिशंस तो वो 21 लाख की है। तो इसका मतलब है कि एवरेज नंबर्स से भी जो है कम आ रही हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स 16% जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डीग्रोथ आया है और 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डीग्रोथ देखने मिला है। CDSL ने थोड़ी मार्केट शेयर ज़रूर गेन की, लेकिन ब्रोकिंग स्टॉक्स में दबाव पड़ सकता है क्योंकि ओवरऑल जो है क्लाइंट लॉस जो है थ्रू आउट द काउंटर देखने मिली है इन सारी फर्म्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या रीजंस हैं जहाँ पे जो डीमैट अकाउंट्स है उसमें गिरावट देखने मिल रही है लगातार तीसरे महीने। इसका इम्पैक्ट है कि जॉब सेंटिमेंट थोड़ी मिक्स ज़रूर है और IT हायरिंग पे भी थोड़ी सी प्रेशर देखने मिल रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पे लेऑफ्स हो रही है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स देखने मिल रहा है और बाजार भी देखें तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स बाजार में आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी पिछले 2 से लेकर 3 महीने में देखने मिली है। तो ये तो रीजंस हुए डिमांड की जो एडिशंस हो रही है अकाउंट्स की उसकी गिरावट को लेके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिगर एक और आया है NSE से, जहाँ पे जो एक्टिव यूज़र क्लाइंट्स होती है वहाँ पे भी देख रहे हैं लगातार 10वें स्ट्रेट मंथ में जो है आप देख सकते हैं गिरावट देखने मिल रही है और अभी जो है रफली 3.1 करोड़ यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने मिल रही है और हाल ही में SIP की डेटा आई थी जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ लो डेटा अप्रैल के मंथ में देखने मिला था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी खबरें म्यूचुअल फंड स्पेस से जुड़ी आ रही हैं। फिनटेक के आने से निवेश के पैटर्न में कितना बदलाव हुआ है, साथ ही म्यूचुअल फंड की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस पर हमने HDFC AMC के नवनीत मुनोत से खास बातचीत की और हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने उनसे चर्चा की। आइए आपको सुनवा देते हैं कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है HDFC AMC के नवनीत मुनोत। सर, आपसे यही समझना चाहेंगे, जो अभी आप अपने संबोधन में बता रहे थे कि फिनटेक का कितना असर हुआ है इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, तो अगर आप डेटा के साथ बता पाए कि किस तरह से फिनटेक ने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से बदला है। करीब 5-6 साल पहले जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चालू हुआ और टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जो जनधन योजना थी 2014-15 में, और उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस हैज़ इंक्रीज। लोगों के पास जनधन योजना की वजह से बैंक खाते खुल गए और आधार कार्ड और मोबाइल के साथ वो लिंक्ड है, तो पूरा KYC प्रोसेस वगैरह काफ़ी ईजी हो गया। तो उससे फिनटेक्स जैसे जैसे अवेयरनेस म्यूचुअल फंड की बढ़ी, फिनटेक के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए और नई SIPs क्रिएट करी जाए। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफ़ी प्रगति करी है। जहां तक मुझे ध्यान है 2019-20 में करीब 4 लाख SIPs फिनटेक्स के थ्रू आती थी। अगले वर्ष में 2020-21 में करीब 36 लाख SIPs फिनटेक्स के थ्रू आई और पिछले वर्ष वो नंबर बढ़कर करीब 85-86 लाख हो गया। तो काफ़ी वृद्धि हुई है। और सर, क्या स्मॉल टिकट साइज की जो SIP है वो फिनटेक प्लेटफॉर्म की वजह से देखने को मिली? क्योंकि हमने कोविड के बाद देखा है डीमेट अकाउंट में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है वो कई गुना ज़्यादा है। तो कैपिटल मार्केट में रुझान बढ़ा। डीमैट अकाउंट भी करीब 3-4 करोड़ से 11-12 करोड़ हो गए पिछले 3 सालों में और उसी तरह से SIP अकाउंट्स भी बढ़े हैं। टोटल इंडस्ट्री की जो SIP थी वो 7,000 करोड़ थी मार्च 2018 में, आज के 5 साल पहले। तो इंडस्ट्री को 20-25 साल की मेहनत के बाद 7,000 करोड़ का नंबर आया और उसके अगले 5 वर्ष में 2018 से 23 के बीच में वो नंबर 7,000 से 14,000 हो गया। वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड फिनटेक्स में भी लास्ट 2-3 साल में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि ये जो SIPs हैं फिनटेक्स की, वो सिर्फ
टॉप 30 T30 सिटीज़ में ही नहीं आई है, बल्कि B30 सिटीज़ में भी आई हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में करीब 48% SIP जो है वो B30 सिटीज़ से आती है। SIP में अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, काउंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो फिनटेक्स हैं उनमें मेरे ख्याल में वो नंबर करीब 57-58% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि छोटे शहरों में भी, छोटी जगहों पर भी लोगों को SIP करनी है, अवेयरनेस बढ़ रही है। वो म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन देख रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस देखा है म्यूचुअल फंड में निवेश करना उनके लिए ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी की वजह से फिनटेक्स वहाँ तक पहुँच पाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी और वो निवेशकों तक को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेके आ पाए। तो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने वर्षों तक बहुत मेहनत करी, लेकिन 2 या 3 सालों में टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके फिनटेक्स ने भी काफ़ी प्रगति करी है। तो और आगे किस तरह का डिस्ट्रिप्शन देखते हैं, क्योंकि अब AI बड़ा प्ले करने वाला है, और उससे क्या जो ओवरऑल जो AMCs की लागत है वो काफ़ी कम हुई है? तो कॉस्ट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन या आप जो बोलोगे कि नए इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है, म्यूचुअल फंड सही है और लोगों में एक रुझान बढ़ा है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी सही यूज़ करें, अगर आप अवेयरनेस पर काफ़ी ध्यान दें, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे निवेशक अभी भी हैं जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी प्रगति हुई है इंडस्ट्री की, लेकिन आज भी सिर्फ 3.75 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं अगर हम पैन कार्ड के आधार पर देखें तो देश की अगर लेकिन सर आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसके बाद जो नए निवेशकों का उतना रुझान नहीं है, वो एक स्टैटिक पे आ गया है। डीमेट अकाउंट में भी अब उतना जंप नहीं दिख रहा है। SIP के आंकड़े तो चलो बता रहे 14,000 करोड़ के, लेकिन अब जो जानकार कुछ कह रहे हैं कि अब एक पीक आ गया है। नहीं, पीक कहाँ गया? SEBI की एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि करीब 89-90% निवेशक ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। आई थिंक एक और फिनटेक हैं, उनके मुखिया ने कहा कि मेरे तो 95% निवेशक पैसा नहीं बनाते। लेकिन SIP सही तरीका है, राइट? अगर बाज़ार में वॉलेटिलिटी है, बाज़ार में उतार चढ़ाव है, तो डिसिप्लिन तरीके से निवेश करने के लिए तो SIP बहुत अच्छा है। आपको तो खुश होना चाहिए उस उतार चढ़ाव से। सो वॉलेटिलिटी को तो अपना मित्र बनाना चाहिए, वो आपका शत्रु नहीं है अगर आप SIP से निवेश कर रहे हैं तो मार्केट का पीक, मार्केट में तो साइकिल्स रहेंगे, लेकिन भारत में अगले 10, 20, 25 वर्ष तक बहुत संभावनाएं हैं और SIP के जरिए एक तरीका है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट का भी एक अपडेट ले लेते हैं। और आज कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है जानने के लिए चलते हैं विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर गिरावट बढ़ती अब जा रही है। चांदी 600 से 700 रुपये गिर चुकी है, 73,000 के काफ़ी नीचे आ चुकी है। गोल्ड भी अब पूरी तरह से 61,000 रुपये के नीचे टिक गया है। हालांकि डेट सीलिंग पर वहाँ पर चर्चा चल रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो वहाँ पर भी नरमी का रुख है, 3.5% के नीचे US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद गोल्ड आज कमजोरी का ही रुख दिखा रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो शुरुआती तेजी के बाद फिर से यहाँ पर गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड अब $75 के नीचे आ चुका है, 71 के नीचे WTI क्रूड का भाव है। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि OPEC प्लस जो जून के महीने से वापस से हो सकता है कि वहाँ पर अतिरिक्त कटौती भी हो जाए, इस तरह की संभावनाएं भी बन रही है और डिमांड को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों पर भी अब दबाव बना रहा है और हर तेजी पर यहाँ पर बिकवाली का रुख बन रहा है। तो गोल्ड सिल्वर क्रूड आज सारी मार्केट में और चाहे बेस मेटल्स हो, सभी में आज गिरावट का ही रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। विश्वमोहन, ये बताइए, स्काईमेट ने भी मानसून को लेकर अनुमान जारी किया है। 3 दिन मानसून देरी से आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अरब सागर में एंटी साइक्लोन की स्थिति बन रही है, जिस वजह से वहाँ पर एक केरल में मानसून पहुँचने में देरी हो रही है और ये 3 दिन की देरी की संभावना है। 3 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे किस तरह की स्थिति रहती है, आगे की गति क्या रहती है, उसको लेकर अभी तक सफाई आनी बाकी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से, IMD की तरफ से कहा गया है कि मई के आखिरी हफ्ते में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो स्थिति और साफ होगी। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा चिंता है वो है अल नीनो को लेकर। अल नीनो को लेकर मौसम विभाग को यही लगता है कि जुलाई के महीने में, सेकेंड हाफ जब मानसून में हम एंट्री करेंगे, उस समय अल नीनो की संभावना ज़्यादा होगी। तो पहले हाफ को लेकर, मानसून को लेकर चिंता नहीं है। हालांकि मानसून की जो 3 दिन की देरी है बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे किस तरह की एक्टिविटी बनती है उस पर अब सफाई का इंतज़ार है।
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु भुवन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मानसून में देरी हो रही है, 3 दिन की देरी, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आगे किस तरह का प्रोग्रेस होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच जीएसटी काउंसिल की जून मध्य में भी बैठक होने वाली है, जिसमें सीमेंट पर जीएसटी में कटौती को लेकर फैसला हो सकता है और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग की दरों पर भी फैसला हो सकता है। ज़्यादा अपडेट के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में कटौती से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी की जो मौजूदा दरें हैं वो 28% है, उसको घटाकर 18% के स्लैब में लाया जा सकता है। और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है वो जून के मध्य तक हो सकती है और उसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त फिटमेंट कमेटी जो है इस प्रस्ताव पर काम कर रही है और एजेंडे के तौर पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसको लाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क किया है और ये गुजारिश की है कि जीएसटी काउंसिल के सामने इसे प्रस्ताव के तौर पर लाया जाए, क्योंकि जीएसटी सीमेंट के ऊपर जीएसटी की दरों में अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ की रफ्तार भी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा इन सबको देखते हुए प्रस्ताव के तौर पर जीएसटी काउंसिल के सामने इसे लाया जा सकता है। जो एक दूसरा अहम एजेंडा है जो कि अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जा सकता है, वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी रेट से संबंधित है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिसके हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जीएसटी की अलग अलग दरें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि गेम ऑफ स्किल के ऊपर अलग जीएसटी रेट और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी रेट, ये एक नया प्रस्ताव है जो कि जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही काउंसिल को सौंप दी है, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा उसको देखते हुए दूसरे फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और एक नया प्रस्ताव जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने सौंपा जा सकता है। थैंक यू प्रकाश इस अपडेट के लिए। अब रेलवे हर महीने 6 से 7 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने की तैयारी में है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेलवे 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए। रेलवे का पूरा फोकस बना हुआ है वंदे भारत ट्रेन पर और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाया जाए। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हर महीने तकरीबन 6 से 7 नई वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर आएगी। अभी 16 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर चल रही है, लेकिन लक्ष्य यह है कि अगस्त 15 तक कम से कम ये जो 16 वंदे भारत ट्रेन है इनको बढ़ा करके 30 से 35 किया जाए। 30 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को अगस्त 15 तक पटरियों पर दौड़ाना है। अगस्त 15 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 75 वंदे भारत ट्रेन इस साल अगस्त 15 तक चलेंगी। बड़ा लक्ष्य था, जाहिर तौर है रेल उसके लक्ष्य के काफी पीछे रह गई है, लेकिन उस दिशा में अब आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रोडक्शन जो साइकिल है उसको काफी बढ़ा दिया गया है। जो 30 से 35 वंदे भारत ट्रेन है उसको कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया जा रहा है कि कम से कम सभी राज्यों की राजधानी को कनेक्ट कर लिया जाए। जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या जो रिलीजियस स्पॉट है उनको कनेक्ट कर लिया जाए। जाहिर तौर पे जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगी उतना ज़्यादा फायदा रेल मुसाफिरों को होगा ही, लेकिन अन्य स्टेक होल्डर को भी होगा, मसलन IRCTC, क्योंकि IRCTC के पास कैटरिंग आती है और रेल टिकट बुकिंग में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए क्योंकि जो प्रपोज जो रूट है वंदे भारत ट्रेन के उसमें कुछ नाम जैसे मैं आपको बताऊं, मुंबई गोवा है, दिल्ली देहरादून है, पटना रांची, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, इस तरीके के रूट प्रपोज्ड है जहां पर वंदे भारत ट्रेन चलनी है। और जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगी तो उतना ही ज़्यादा रेल मुसाफिरों का जो यात्रा अनुभव है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं कुछ नतीजों की। और जुबिलेंट फूड कल अपने नतीजे घोषित करेगी चौथी तिमाही के, और क्या अनुमान है नतीजों से ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो जुबिलेंट फूडवर्क के जो Q4 FY23 के नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली Q4 में ग्रोथ सिर्फ 9% की आएगी, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 9%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट्स की बात करें वहाँ पे हम लोग डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 45% का।
और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वहाँ पे भी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो इबिटा की परफॉर्मेंस में इबिटा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 11% से, और इबिटा मार्जिन में अराउंड 460 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 24% पे वर्सेस 25% लास्ट ईयर। नाउ मेनली फैक्टर्स जो क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ये टाइम म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, फ्लैट रहेगा लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। उसके अलावा रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट जो करेगा, क्योंकि सॉफ्टनेस दिख रही है डिमांड में, तो ये डिमांड सॉफ्टनेस रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करेगी, और इसीलिए हाई सिंगल डिजिट में ही रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशियली भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये मेनली है इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, हाई इनपुट कॉस्ट, हाई कमोडिटी कॉस्ट, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंटिन्यू हो रहा है, और ये इन टर्न जा रहा है इबिटा मार्जिन्स पे भी, और इबिटा मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन है। उसके अलावा नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी है जो इम्पैक्ट करेगा इबिटा मार्जिन्स को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वॉच ऑन करेंगे। उसके अलावा क्या है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की कमेंट्री क्या आ रही है, डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है अक्रॉस चैनल्स, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी कैसे आ रही है डिमांड, मेट्रो सिटीज़ में कैसी है डिमांड, स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के FY24 में, और पॉपाइज का परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पे अपडेट क्या है, और वहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स भी क्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। थैंक यू विनी इस अपडेट के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।